नाउ सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। अभी क्या सर्च करना है और क्या स्टेटस देना है। मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, अगर तुम कंपनी हो एंड बैंक के पास जाते हो लोन लेने, तुम अपनी अच्छी अच्छी बातें बैंक को बताओगे कि हम ये है हम वो है, राइट, वी हैव दिस मेनी प्रोजेक्ट्स, इतना हम कमाते हैं, इतना हमारा एक्सपेंसेस है, ये इतने साल में प्रॉफिट हुआ, इतने साल में लॉस हुआ। डू यू थिंक बैंक विल ट्रस्ट यू? क्या लगता है? कितना भी तुम ऐसा सीए का स्टैंप मार के डॉक्यूमेंट दे दो, फिर भी बैंक विल हैव अ सेंस ऑफ यू नो रिस्क ऑन वॉट एवर यू आर सेइंग, क्योंकि वी हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स बीइंग डन थ्रू बैंक्स। अब ये फ्रॉड्स होते कैसे, बताने वाले तो सब सच ही बताओगे, कोई गलत बोल के थोड़ी लोन ले लेता है। इसलिए बैंक है ना, नॉर्मली कंपनी की डिटेल्स को चेक करता है कि भाई कंपनी तो अपने बारे में बता रहा है, लेट मी ऑल्सो चेक फ्रॉम माई एंड whether the information which is provided by the company is matching with the information which I am finding or not. अभी मैं information कैसे ढूंढूंगा? If suppose I am bank, मैं कहाँ से information ढूंढूंगा? बोलो, what is the source I have? If I want to get the information of a particular company, मैं कहाँ पे जाऊँ? MCA पे जाना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ता है खाली बस। If I pay 100 rupees, I can get each and every detail of the company right from the time when it has started filing. जब से कंपनी ने फाइलिंग चालू किया है तब से मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। नॉट ओनली दैट, मैं आउटसाइड सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता हूं इफ नीडेड, क्योंकि मैं बैंक हूं। अगर कोई बैंक का किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी से पास कोई एप्लीकेशन जाता है, द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, बट वो अथॉरिटीज को हम लोग साइड में रखेंगे, हम लोग एमसीए के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। कि एक बैंक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाता कब है? जब उसको लोन देना होता है। नॉर्मली सी सबसे बड़ा रिस्क बैंक के लिए क्या होता है? लोन। बाकी ये बैंकिंग एक्टिविटीज इज नॉट द रिस्क फॉर बैंक, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये इतना रिस्क में नहीं आता। अभी क्रेडिट कार्ड ठीक है, तुम बोलोगे सर नहीं भरा तो, बट क्रेडिट कार्ड का अमाउंट कितना होता है, लिमिट कितना होता है? वही इट इज हार्डली लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख का लिमिट होता है। अभी वो लॉस को उन लोग लॉस कंसिडर करते ही नहीं है, ठीक है। इसको उन लोग एआरसी में डाल देते। एआरसी पता है? क्रेडिट कार्ड का जो भी डिफॉल्ट होता है वो सबसे पहले एआरसी में चला जाता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। फिर वो गुंडे मवाली फोन करते हैं, यू नो दिस इज द होल प्रोसेस। पैसा मांगने के लिए घर पे आएंगे, तो ये सब चीजें वहां पे हट जाती है। लेकिन जो मेन लोन होता है, फॉर एग्जांपल होम लोन, कमर्शियल लोन्स, यहाँ पे बैंक फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर एंड, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाया जाता है। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना के कौन देता है? प्रैक्टिसिंग सीएस बना के दे सकता है, ओके। ऑथराइज चाहिए तो बैंक भी निकाल सकते हैं। वी विल सी देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना होता है, बट नॉर्मली हम अपने मर्जी से भी फॉर्मेट बना सकते हैं, राइट। वेबसाइट कौन सा हम लोग यूज करते हैं फॉर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट? एमसीए का वेबसाइट आता है mca.gov.in। नाउ वंस आई विल गो ऑन द वेबसाइट, मुझे पहले लॉग इन करना होता है। लॉग इन द सेंस आई नीड टू हैव एन अकाउंट, डायरेक्टली मैं इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा, एक आता है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कर, अगर किसी ने आर्टिकलशिप किया, स्टार्ट किया, एनीबडी? तो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स किया था, हाँ। तो देयर इज अ कॉलम कॉल्ड एज व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके ऊपर जाना पड़ता है एंड यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, कि भाई मुझे इस कंपनी का डिटेल्स चाहिए। तो तुम वो कंपनी का नाम डालोगे, सिन डालोगे, तो वो कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वहां पे बोलेगा मेक पेमेंट। 100 रुपया या 50 रुपया, आई डोंट नो कितना है अभी, कितना जाते हैं, 100 ही है ना। तो अभी भी 100 ही है, मेरे टाइम पे 100 था, दैट्स व्हाट आई नो। तो 100 रुपीज पे करके तुम पूरा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। यू कैन लिटरली डाउनलोड द फाइल्स, एक्सेसिबिलिटी मिलता है। नॉट जस्ट व्यू, ऑप्शन आता है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वो जैसे ही तुम वो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का पेमेंट करोगे, तुम डाउनलोड कर सकते हो ईयर बाय ईयर। उसमें ना ईयर बाय ईयर सेग्रीगेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स। विद द हेल्प ऑफ दैट अपने लिए आसान हो जाएगा एक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाना, कि कंपनी ने जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो गलती यहाँ पे भी हो सकती है, गलती इन द सेंस फ्रॉड यहाँ पे भी हो सकता है कंपनी ने ही आरओसी में फ्रॉड अकाउंट्स फाइल किए हो। वो एक बोलते ना द थिंग विच वी नीड टू एक्सक्लूड, कि अगर कंपनी वहां पे भी गलत फाइल कर रही है तो बैंक भी फंसने वाला है। दैट इज द रीजन फ्रॉड हो जाते हैं। बट फिर भी लेट अस कंसिडर ऑन अ पॉजिटिव साइड, कि बैंक ने जो भी आरओसी में डॉक्यूमेंट्स दिए, सॉरी बैंक ने नहीं, कंपनी ने जो आरओसी में डॉक्यूमेंट्स दिए दे ऑल आर ट्रू। कंपनी जो इंफॉर्मेशन दे रही है दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड, बैंक खुद से एक इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि हाँ भाई, खुद को भी तसल्ली मिल जाए कि हाँ नाउ वी कैन गिव लोन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, इट इज हैविंग क्लियर रिकॉर्ड्स, एंड जो इसने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वही आरओसी के रिकॉर्ड्स में भी अपडेटेड है, राइट।
Along with this, there is one more thing which is always considered is this अपना rating. कौन सा rating? सिबिल नहीं, क्रेडिट रेटिंग, हाँ, CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाला रेटिंग, वो भी कंसिडर किया जाता है, राइट? जो क्रिसिल, फिर आइकरा, फिर अपना पवई में भी एक है, पवई में क्रिसिल है, आइकरा करके है, फिच इंडिया करके, दीज आर द एजेंसीज हु गिव दिस रेटिंग्स। इनके रेटिंग्स के थ्रू भी बैंक एक बार रिलेट कर सकती है। नाउ सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रेटिंग? क्यों दिया जाता है? रेटिंग से क्या पता चलता है? क्या? एक मिनट, इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है तो इफ कंपनी इज न्यू देन तो वहां पे रेटिंग तो आएगा नहीं। पार्शियली राइट आंसर, बट नया कंपनी है तो नए कंपनी का रेटिंग क्या बनेगा, राइट? रेटिंग देने के लिए एजेंसी के पास भी कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए ना, जो उन लोग एनालाइज करके रेटिंग देंगे। याद है वो CRA पढ़ा रहेगा तुमने सेबी में, दे फॉर्म अ कमिटी एंड ऑल, फिर सब इंस्पेक्शन करते हैं वगैरह, फिर उन लोग एक प्रॉपर रेटिंग देते हैं। नया कंपनी है तो क्या करेंगे? पता क्या चलता है रेटिंग से? repayment capability पता चलता है। The only thing which we come to know, repayment capacity. Many a times banks will take the help of this ratings as well, क्योंकि ratings are, you know, they are neutral, they are not biased। समझ में? neutral मतलब क्या? क्या बोलते हैं? unbiased opinion है उनका। they are not going to, you know, give rating which will favor the company। उन लोग ऐसा ही रेटिंग देंगे जो एक्चुअल में देना चाहिए। तो बैंक विल अगेन भी सिक्योर्ड कि हाँ चलो रेटिंग को भी मैंने कंसिडर कर लिया, बट हर एक कंपनी का थोड़ी रेटिंग होता है। तो एट दी एंड बचता क्या है? एक ही चीज बचता है, MCA पहले जाओ, राइट? एंड चीज लोन के रिलेटेड आता है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। इसलिए अपने चैप्टर में भी देखोगे तो चार्जेस के ऊपर काफी सारी चीजें बताई गई है। यू सी ऑन दिस पेज नंबर 21 22, वहां पे देखो 22 में सीधा मेन जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, दैट इज सेक्शन 77, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, राइट? बाकी जो आगे दिया है वो सब बेसिक चीजें दी हुई है कि क्यों सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट चाहिए होता है, राइट? ध्यान देना, मैं थियरी है थोड़ा इंट्रोडक्शन रीड कर लेता हूं। देखो, सर्च एंड स्टेटर हेल्प्स द लेंडर। मेरे एग्जांपल में मैंने बैंक बोला, बैंक भी एक लेंडर होता है, लेंडर को ही इसकी जरूरत पड़ती है। बोरोवर कभी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट नहीं निकालेगा, उसको क्या जरूरत? वो कभी सोचेगा जो लोन दे रहा है मुझे वो ईमानदार है कि नहीं? उसको किससे मतलब है? लोन से मतलब है ना, राइट? लेकिन लोन देने वाला जरूर सोचेगा कि जो सामने जिसको मैं लोन दे रहा हूं वेदर वो ईमानदार है कि नहीं, ऑलराइट? सी, लेंडर टू access the exact position of the company in terms of compliances and its standing in terms of loan service history। अभी लोन सर्विस हिस्ट्री नहीं है तो कंप्लायंसेस तो होंगे, कंप्लायंसेस तो होंगे कि नहीं? अगर कंप्लायंसेस में भी कुछ गड़बड़ लग रही है तो बैंक को एक टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहेगा बैंक कि भाई ये नॉन कंप्लायंस में जा रही है कंपनी, द कंपनी इज नॉट कंप्लायंट ऑफ कंपनीज एक्ट और से भी जो भी है। तो एक बार बैंक सोचेगी कि ये वेदर प्रॉपर कंप्लाइंग कंपनी है कि नहीं। सर्विस हिस्ट्री है, जैसे कि प्रीवियसली लोन लिया है और रीपे कर दिया, राइट? तो बैंक विल अगेन भी सिक्योर्ड कि चल इतना सारा लोन लेके रखा है एंड वो रीपे भी करती है। अभी लोन्स के रिलेटेड डिटेल्स है ना, तुम लोग फ्री में भी देख सकते हो, यू डोंट इवन नीड टू पे दैट 100 रुपीज। तुम जैसे ही मास्टर डेटा देखोगे ना, जब तुम आर्टिकलशिप करोगे तो ये सब चीजें याद आएगी। मास्टर डेटा करके पॉइंट होता है, बटन इज देयर ऑन द वेबसाइट, you click on that, you enter the name of the company and you will see the basic details, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना, पेड अप कैपिटल कितना, वगैरह वगैरह, स्टेटस कौन सा है, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, एक्टिव है कि डोरमेंट है, सब चीजें पता चलेगी। ये सब होने के बाद नीचे एक नया कॉलम आता है, डिटेल्स ऑफ लोन्स और डिटेल्स ऑफ चार्जेस, और वो चार्जेस में विथ डेट आता है कि इस डेट को इतने रुपए का लोन लिया। फिर स्टेटस आता है ओपन के क्लोज। अभी ओपन है इसका मतलब क्या? अभी तक रीपे नहीं हुआ है। अगर स्टेटस क्लोज दिख रहा है दैट मींस लोन हैज बीन रीपेड, सैटिस्फाइड, याद है सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। तो ये चीज देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कंपनी का लोन सर्विस हिस्ट्री कैसा है, राइट? आगे, थ्रू द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स लेंडर्स गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ चार्जेस क्रिएटेड, चार्ज सेक्शन 77 वाला, ठीक है, जो अभी आगे हम लोग देखने वाले, राइट? एंड the attendant compliances and registration status with the ROC, foreseeing where the company would stand if it goes into liquidation at the particular point of time also becomes easy। Debts ज्यादा है, assets कम है, लोन लिए जा रहा है, assets कम पड़ रहे, there is possibility कि ये कंपनी लिक्विडेशन में जा सकता है, राइट? तुमने ये इंसॉल्वेंसी पढ़ा ही होगा, तो लिक्विडेशन IBBI NCLT आके धर लेगा अपने को, 1 करोड़ का भी डिफॉल्ट हुआ तो भी आ सकता है, राइट? द अमाउंट इज 1 CR, पढ़ा ना तुम लोग ने?
आगे क्या बोला है, सी द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन असेट, ये कोई नया बात नहीं है, वी हैव डन दिस इन एग्जीक्यूटिव, फिर से इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली, ओके। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, बट आई वांट यू टू टेल मी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या होते थे कॉन्सिक्वेंसेज, याद कराओ चलो मुझे। दैट इज द रीजन आई सेड कि कंपनीज एक्ट काफी काम में आएगा। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, क्या सीओडी, प्रॉपर्टी अनसिक्योर्ड, जैसे कि रियलाइज नहीं कर सकते, मतलब क्या, कौन बेच नहीं सकता, हाँ, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। देखो, whenever the charge is not registered, right, the company is like happy, क्यों पता है, क्योंकि कंपनी क्या बोलेगा कि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ ना, कल को अगर मैं डिफॉल्ट भी करता हूं ना तो भी लेंडर इस सिक्योरिटी को हाथ सकता, द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। ये जो बोल रहे हैं ना रियलाइज द प्रॉपर्टी मतलब क्या, प्रॉपर्टी को बेचना, द लेंडर कैन नॉट टच द प्रॉपर्टी, लेंडर तो छोड़ो, लिक्विडेटर भी हाथ नहीं लगा सकता, लिक्विडेटर भी हाथ नहीं लगा सकता इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ये बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड। इसीलिए अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करती तो लेंडर खुद आरओसी के पास जा सकता है, याद आया, इसलिए कंपनी रजिस्टर नहीं करती इन दैट टाइम, जो टाइम लिमिट अभी हम लोग देखने वाले, देन लेंडर हिमसेल्फ कैन गो टू आरओसी, आरओसी नोटिस देगा, बोलेगा 14 दिन में रिप्लाई कर, नहीं रिप्लाई आया तो खुद रजिस्टर कर लेगा, राइट, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, राइट, गुड। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, राइट। आगे क्या दिया है, the charge is to be registered with the ROC, once it is registered, certificate is issued, it becomes a proof, blah blah blah, wherever charge is created on the property against the borrowing of the company, the same is duly recorded on the MCA website, मैंने बोला straight away, राइट, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा अभी कहां पे दिखता है, आई विल शो यू, अभी मोबाइल है ना सब लोग, मैं सबको बोलूंगा, वैसे गूगल भी करते जाना, तुम लोग को दिखेगा कि कहां पे चार्जेस का डिटेल्स दिखता है, राइट। एंड आगे क्या दिया है, इट एक्ट्स एज अ रेड हेरिंग फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव अक्वायरर ऑफ सच प्रॉपर्टी, रेड हेरिंग ये तो हमने प्रोस्पेक्टस में सुना था, मीनिंग सेम है, मुद्दे अलग है, उधर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, इधर रेड हेरिंग लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। यहां पे आगे बोला कि चार्जेस का डिटेल चाहिए तो एमसीए के वेबसाइट पे तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, बट वो रेड हेरिंग है, क्यों, रेड हेरिंग का मतलब क्या, सिंपल वन वर्ड मीनिंग क्या था, इनकम्प्लीट, इट वाज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, तो यहां पे जो एमसीए का डेटा में दिखने वाला है ना अभी, दैट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट फॉर अस, इसलिए उसको रेड हेरिंग बोला जाता है। अगर तुम्हें उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो 100 रुपया भरो, गो टू दैट ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से, फिर उसके इंस्ट्रूमेंट्स डाउनलोड करो, इंस्ट्रूमेंट समझ में आता है, जब भी हम लोग चार्ज रजिस्टर करते हैं ना तो लोन का जो एग्रीमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट को अटैच करना पड़ता है पीडीएफ में, तो दैट वी विल डाउनलोड, तब जाके वो रेड हेरिंग कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेड हेरिंग, दैट इन्फॉर्मेशन व्हाट वी सी डायरेक्टली इज एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी वहां पे प्रॉपर्टी लिखा रहता है, प्रॉपर्टी इट विल जस्ट बी लाइक मूवेबल है कि इमूवेबल है, अभी अपने को क्या पता कौन सा इमूवेबल है या कौन सा मूवेबल है, प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन किधर मिलेगा मुझे, एग्रीमेंट में, दैट इज द रीजन जो स्टार्टिंग में जो डेटा मिलता है ना, इट इज कॉल्ड एज रेड हेरिंग, इट इज एन इनकम्प्लीट डेटा व्हाट वी गेट, ओके। पर्पस, पर्पस क्या होगा, लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो, टू मेक देमसेल्फ सिक्योर्ड व्हाइल गिविंग लोन, ये सबसे बड़ा पर्पस होता है, वही यहाँ पे दिया है, सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज टू हेल्प लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर मतलब हमारे जैसे नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स का बात हो रहा है, कोई अगर यू नो इफ कंपनी, हाँ क्या क्यूआईबीज एंड ऑल, जो तुम लोग सेबी में पढ़ते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए एंड सो ऑन, इन लोग करवाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग कोई छुट्टे में शेयर्स नहीं खरीदते, दे इन्वेस्ट इन ह्यूज अमाउंट्स, राइट, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बराबर, HNI सुना रहेगा तुम लोग ने नम्रता मैडम से, कौन है अपने एज में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कौन है, मैं, अच्छा नरेश सर, हाँ मैं बोला मैं कब से हो गया, right, it gives lenders or investors an insight into the company through its history and provides all necessary details of the company and its directors as well as credit history of the company and its directors. It helps lenders and investors to take rational decision on quantum of loan. What do you mean by quantum of loan, कितना लोन देना चाहिए, क्योंकि देखो लोन तो वो कितना मांग सकता है, ऑलवेज लाइक दिस, जितना मांगते हो उतना कभी नहीं मिलता, तुम होम लोन भी लोगे ना, तुम्हारा घर 1 करोड़ का है, तुमको 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, हार्डली 70 to 80% मिलेगा, राइट, तो क्वांटम ऑफ लोन भी
थ्रू सर्च एंड रिपोर्ट एनालाइज किया जा सकता है कि कितना देना है. ओके देखो बैंक जो ले रहा है, सॉरी कंपनी जो ले रहा है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कमर्शियल लोन. ये कंपनी थोड़ी होम लोन वगैरह लेने वाला है. कंपनी जो लोन ले रहा है वो कमर्शियल लोन ही होने वाला है, राइट. इट इज गोइंग टू यूज दैट इन देयर बिजनेस. और कोई पर्पस से लोन लेगा कंपनी? नहीं. इसलिए क्वांटम ऑफ लोन जरूरी हो जाता है. सफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी? कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो क्या ये सिक्योरिटी उतना केपेबल है कि हमारा पैसा निकाल सके? दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी, राइट. एंड लास्ट पॉइंट में क्या दिया है? its nature and other such requirements. The main objective is to help lenders and investors to take an informed decision. It gives lenders, investors an insight, history and repeat हो रहा है क्या? हाँ काट दो बार आ गया. Cancel that second paragraph. Right? अभी scope and importance. बैंक का तो मैंने already बोल दिया. Directors. Why directors will do? Why directors will search that company? Directors को क्या लेना देना है? नहीं चार्जेस की बात नहीं. यहाँ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस में देखेंगे. सबसे पहले क्या बोला? एग्जैक्टली देखो रायता फैला के रखा होगा किसी ने, और अगर मैं वो थाली में खाना जा रहा हूं तो मेरा पेट भी खराब होने वाला है. ऐसा है सीन. सो बिफोर यू नो बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, आई माई सेल्फ शुड मेक श्योर कि भाई कंपनी क्लीन है, वरना मैं फंस सकता हूं. क्योंकि चार्जेस वाले ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं है कि लाइक एक दिन में खत्म हो गए. दे आर ऑलमोस्ट लॉन्ग लास्टिंग, सालों साल चलते हैं. मतलब 5 साल 10 साल 20 साल तक चल सकते हैं. एंड इतने टर्म में कितनी भी बार डायरेक्टर चेंज हो, राइट. सो इट इज बेटर कि तुम भी एक बार कंपनी को चेक कर लो. हाँ ठीक है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि द पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. माना? हाँ हाँ बट अपॉइंटमेंट के बाद देखो लोन तो चल रहा है. लोन तो चल रहा है कि नहीं? चलो लोन लिया था पहले, उसके मेरे सपोज मेरे आने के पहले कंपनी ने लोन लेके रखा है. मैं आज डायरेक्टर बन गया. इंटरेस्ट पेमेंट और वो जो ईएमआई है वो तो अभी भी चल रहा है, राइट. एंड क्या मैं अकेला डायरेक्टर हूं? नहीं, कुछ और डायरेक्टर भी है. उन लोग की वजह से कहीं मैं ना फंस जाऊं. ओके ऑफिसर इन डिफॉल्ट में मैं भी आ सकता हूं, राइट. देखो बैंक क्या क्या चीजें देखता है? द डेट ऑन विच लोन टेकन एंड द चार्ज क्रिएटेड. आगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द चार्ज होल्डर्स. आगे द टाइप ऑफ चार्ज, वेदर जॉइंट चार्ज और कंसोर्शियम चार्ज. व्हाट इज दिस जॉइंट और कंसोर्शियम? मतलब दोनों एक ही वर्ड है. कंसोर्शियम का मीनिंग होता है जॉइंट. व्हाट इज जॉइंट चार्ज? जॉइंट चार्ज मतलब क्या? एक प्रॉपर्टी, दो लोन अलग अलग जगह से, तो इसको बोलते हैं जॉइंट चार्ज, राइट. तो जॉइंट चार्जेस है, कंसोर्शियम चार्ज है, तो भी उसको कंसिडर करो. मेरा प्रॉपर्टी 100 करोड़ का है लेकिन मैंने सिर्फ 10 करोड़ का लोन लेके रखा है, तो क्या सेम प्रॉपर्टी पे मैं और एडिशनल लोन ले सकता हूं? यस, और ले सकता हूं. तो जब एडिशनल चार्ज ले लिया, इसको बोलते हैं हम लोग कंसोर्शियम चार्ज और जॉइंट चार्ज. ओके फिर और फोर्थ पॉइंट में क्या? अमाउंट ऑफ लोन. प्रॉपर्टी चार्ज प्लेज्ड अगेंस्ट सच लोन. चार्ज स्लैश प्लेज्ड क्यों लिखा? वाई प्लेज्ड? चार्ज, चलो अगर बात करते चार्ज की तो पहला चीज मन में क्या आता है? मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन. सबसे पहले क्या आता है? क्या लगता है तुम लोगों को? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज गोइंग टू बी मॉर्गेज, राइट. बड़ी लोन्स के लिए बड़ा एसेट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बड़ा वैल्यू रखता है. कॉमन सेंस है. मूवेबल प्रॉपर्टी कितना मूवेबल होगा? यू गिव मी अ नेम ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. नहीं, राइट. बट लैंड, यस इट कैन बी. तो ज्यादा से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बड़े बड़े लोन्स लेते हैं. लेकिन यहाँ पे प्लेज लिखा है. प्लेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लेज? हाँ मॉर्गेज भी गिरवी रखना होता है, बट हाइपोथिकेशन भी गिरवी रखना होता है, बट still there is a bit difference. Hypothecation is also for movable, pledge is also for movable, hypothecation is also for movable. अब क्या? तो डिफरेंस कैसे पता चलता है अपने? मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज. ठीक है. देखो एक चीज बता दूंगा, जैसे मैं कंपनी में लिखवाता हूँ इधर इतना लिखवा नहीं वाला. सो यू हैव, अभी वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, दैट यू ओनली डिसाइड. बट इसमें नहीं है उतना. दिस सब्जेक्ट इज बिट थियोरेटिकल, सो यू वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी रिटन जैसा मैं कंपनी लॉ कराता हूँ. सी इधर प्रॉपर्टी में लिखता हूं, देन पोजेशन, पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी जो दिया जाता है ना,
लोन में सिक्योरिटी, देखो तीनों चीज में गिरवी रखना एज यू सेड, तो गिरवी मतलब कुछ तो रखा ही होगा, बराबर, तो क्या है पोजीशन किसके पास जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट पे मैं तुम लोग को एग्जांपल बताता हूं। देखो मॉर्गेज में इमूवेबल होता है, ये दोनों में मूवेबल होता है, राइट। पोजीशन ऑफ दैट सिक्योरिटी, इमूवेबल में यहां पे बोरोवर के पास पोजीशन होता है। व्हेन आई से बोरोवर मतलब कंपनी ही पोजीशन रखता है, पोजीशन का बात कर रहा हूं, ठीक है। हाइपोथिकेशन में भी पोजीशन बोरोवर के पास है, राइट। यहां पे लेंडर के पास है, लेंडर के पास मतलब जो लोन ले रहा है वही सिक्योरिटी रखता है, जब तक तुम लोन चुकाओगे नहीं तब तक वो सिक्योरिटी तुम्हें देगा नहीं। एग्जांपल गोल्ड लोन, एग्जांपल व्हीकल लोन, एग्जांपल होम लोन, राइट। अभी तुम गाड़ी लोगे ना फ्यूचर में, या फिर अभी भी ली होगी, अगर वो लोन पे ली होगी ना, तो उसका वो एग्रीमेंट पढ़ना जो बैंक के साथ तुम्हारा होगा, उसके ऊपर हाइपोथेकेट, या फिर तुम तुम्हारा आरसी देखोगे ना, आरसी समझ में ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी पे भी देखोगे उसके ऊपर भी हाइपोथिकेटेड करके लिखा होगा, है मतलब है वही गाड़ी में। मैं किधर बोल रहा हूँ तू लेके घूमता है, तुझे थोड़ी दिखाना पड़ता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो पुलिस वाला थोड़ी तुझे पूछेगा बता तेरा लाइसेंस था, तो बोलेगा सर स्टैंप मारा है चेक कर लो। See, an individual before becoming a director, the company may get for the following reasons. सबसे पहला, to know the present directors, to know the assets and liabilities, to know the complete history as per the ROC record since incorporation. Shareholders भी क्यों सर्च करेंगे कंपनी को, पैसा देखो शेयर होल्डर्स सिर्फ दो चीज देखेंगे, पता है वो दो चीज क्या है। इफ यू आर अ शेयर होल्डर, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू विल सी। एक मिनट, कौन बोला रिटर्न, कौन बोला, जो भी बोला, रिटर्न्स ऑन व्हाट बेसिस। आज तक रिटर्न्स मैंने किसी को दिया ही नहीं है, डज दैट मीन कि कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो कैसा रिटर्न। एक मिनट, इज इट फिक्स्ड, वही तो बोल रहा हूं, ये तुम ऐसे बोल रहे हो रिटर्न्स, क्या जरूरी है क्या भाव बढ़ने ही वाला है। ओके मिल सकता है, ठीक है, स्टिल यू विल नॉट सी दैट। तुम लोग अभी एक नया कंपनी में, अभी ये जैसे कि ये LIC का IPO गया, बराबर, अभी रिसेंटली, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया जो भी है, वील कीप दैट असाइड, बट क्या उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड था, वो क्या देखेगा, कितने लोगों का पॉलिसी सेटल किया है वो देखेगा वो लोग, शेयर होल्डर क्या वो देखेगा, तो रिटर्न्स कहां से आया, नई कंपनी थी तो भी ओवर सब्सक्राइब हो गया। सी LIC एज अ कॉर्पोरेशन इज ओल्ड, बट एज अ कंपनी इट इज न्यू। कॉर्पोरेशन क्या काम करता है, कॉर्पोरेशन तो खाली पॉलिसी सेटल करता है, मर गए तो पैसा देता है बस, और क्या करता है कॉर्पोरेशन। व्हाट LIC इज डूइंग, तुम प्रीमियम भरो, तुम्हारा मैच्योरिटी होगा, पैसा ले लो, बस ये तो नॉर्मल सर्विसेज है, इससे शेयर होल्डिंग का या रिटर्न्स का क्या कनेक्शन, ऐसा कोई कनेक्शन है। वो तो उन लोग ने पहले ही बोला था ना कि हाँ 25 साल के बाद इतना रुपया मिलेगा तो मिलेगा। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स विच यू विल सी इज वन इज ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड इज लायबिलिटी। रिटर्न विटर्न सब तेल लेने गया, पहले देखो कि कहीं पैसा लगाने में हम फंस तो नहीं रहे, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट्स तुम देखोगे कि कंपनी इज इनटू विच बिजनेस, राइट। सेकंड इज लायबिलिटी, लायबिलिटी क्यों देखोगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, पता है कि नहीं, कौन सा, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, अनलिमिटेड, याद आया कुछ, देख लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हो तुम लोग, मतलब कल को अनलिमिटेड निकला, तुम पैसे लगा दिए, वाइंडिंग अप में मर जाओगे, घर भी बेचना पड़ सकता है, बीवी होगी तो, बीवी को नहीं, बीवी के गहने को भी बेचना पड़ सकता है, ऑर्नामेंट्स, पर्सनल एसेट्स तक जा सकता है, तो मेक श्योर यू सी दैट लायबिलिटी। इसीलिए शेयर होल्डर भी इन्वेस्ट करने के पहले अपने हिसाब से हल्का फुल्का सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएगा, नो डाउट, वो किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के पास नहीं जाएगा, बट थोड़ा टैलेंटेड रहेगा मेरी तरह तो खुद ही चेक कर लेगा, ठीक है। तो सी शेयर होल्डर्स क्या देखता है, देखो, नो द स्टेटस ऑफ द कंपनी, know what is the status of the shares held by the company, that is how many shares they are holding, on which date shares were transferred, from whom the shares were transferred, to know the directors of the company, again to see the record on the ROC website, right। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी यूज करेगी, कस्टमर सप्लायर भी यूज करेगी। कस्टमर सप्लायर फिर से एक चीज देखेंगे क्या,
चलो गवर्नमेंट अथॉरिटी को साइड में रखो, कस्टमर्स क्या सर्च करेंगे कंपनी में? बोलो बोलो। हाँ, क्यों देखेंगे ऑब्जेक्ट? कॉन्सिक्वेंस नहीं, वॉइड हो जाएगा। यू गो बियॉन्ड योर ऑब्जेक्ट्स, द ट्रांजेक्शंस विल बी वॉइड। कंपनी तो चोर है, तुम तो चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, कैन आई ऑर्डर 1000 liters ऑफ मिल्क? ऑलवेज, दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल विच आई ऑलवेज गिव, राइट? सीमेंट में दूध डालूंगा तो क्या सीमेंट स्ट्रांग होने वाला है? नहीं। पानी डालते, राइट? नॉर्मली वी मिक्स वाटर इनटू द सीमेंट। तो दिस ट्रांजेक्शन वेर इन आई ऑर्डर 1000 liters ऑफ मिल्क फॉर माई बिजनेस इज वॉइड। तो वो भी मेरे लिए सप्लायर है। थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिए वो सप्लायर हो गया। एज अ सप्लायर वो क्या चेक करेगा? मेरा ऑब्जेक्ट। देखो उसका सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्या बनेगा कि भाई इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लो, तो दे देगा। चलो ना, अभी हर कोई धंधा करने वाला सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा तो वो धंधा कर ही नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत भरोसा रखना पड़ता है, राइट? बाद में लॉस हो गया तो अपना नसीब, भरोसे पे बिजनेस किया जाता है। तो दिस इज नॉट द पॉइंट कि वो लोग का रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा है कि नहीं। हो सकता है मुझे वो टाइम पे पैसा देता हो, तुम्हें वो शायद लटकाता हो, ऐसा भी हो सकता है ना। सप्लायर्स का क्या रहता है, मुझे जो सप्लायर अच्छा माल देता है उसको मैं टाइम पे पैसा दे देता हूँ, जो सप्लायर मुझे खराब माल देता है उसको मैं लटका देता हूँ। इट इज माई चॉइस। तो यहाँ पे लॉ बीच में नहीं आएगा, ठीक है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कंपनीज एक्ट वाला सीन नहीं, बोले कॉन्ट्रैक्ट किया है, जाओ लड़ो, जिसका जो डैमेजेस है वो क्लेम करो, राइट? कंपनीज एक्ट का इसमें कोई रोल नहीं। तो एक कस्टमर या सप्लायर भी क्या देखेगा? ऑब्जेक्ट्स देखेगा कि भाई जो मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं या जो मैं इसके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स में है? क्योंकि अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगा, इट विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, लॉ मुझे कोई रेमेडी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन कस्टमर सप्लायर भी चेक करते हैं कंपनी का छोटा मोटा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। बट एक्चुअल प्रॉपर वे में कौन करता है? सिर्फ एक अथॉरिटी है या एक एंटिटी है, वो है बैंक। ज्यादा से ज्यादा रिस्क बैंक वालों को ही होता है कंपनी के रिलेटेड, इसलिए बैंक का भी थोड़ा उन लोग ने इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया है। ओके, इफ यू सी नाउ, नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस, राइट? फॉर्म याद है ना? 1 किसके लिए था? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 77 है, ठीक है? सिंपल बोलता है, पहले तो फॉर्म्स कौन से? 2 फॉर्म है, एक CHG 1, CHG 9। 9 किसके लिए? फॉर डिबेंचर्स। 1 किसके लिए? अदर देन डिबेंचर्स। पता है तो क्यों लड़ रहे थे अभी? बराबर। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी डन विद इन हाउ मेनी डेज? इन 30 डेज, राइट? 30 डेज में किया, कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगेगा, राइट? ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन मिलता है, यस वी नो, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन। एक डेट आती है बीच में, 2 नवंबर। 2 नवंबर इज द डेट, 2 नवंबर 2018, राइट? दिया भी है शायद, हेडिंग में ही दिया है मैंने, विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर 2018, राइट? अभी 2 नवंबर 2018 को क्या हुआ था? ऑर्डिनेंस पास हुए थे, राइट? ऑर्डिनेंस पास हुए थे वो, और फिर ऑर्डिनेंस का क्या होता है? अगर ऑर्डिनेंस एक्ट नहीं बनाना तो रिपील हो जाता है। दिस इज द जनरल थिंग। कोई भी ऑर्डिनेंस अगर एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता तो रिपील होता है। तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस 2018 में आया था, सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 में आया था, एंड वो सेकेंड ऑर्डिनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो गया, और इस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 को रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया गया। इसलिए अगर तुम लोग देखोगे ना तो वहां पे कहीं ना कहीं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी दिख सकता है, अगर मैंने मेंशन किया हो तो। नहीं किया है, वरना अगर तुम लोग एक्चुअल बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो वहां पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट दिखता है, और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 का नहीं है, 2019 का है। बट इस चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया गया। व्हेन आई से रेट्रोस्पेक्टिवली, समझता है ना? डेट ऑफ एक्ट एक पर्टिकुलर डेट है, बट एप्लीकेबिलिटी पीछे से है, राइट? इसलिए ये डेट बताना जरूरी हो जाता है। भले ही तुम लोग बोलोगे कि सर ये 2019 है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77 वेर एप्लीकेबल फ्रॉम 2 नवंबर, जिस दिन फर्स्ट ऑर्डिनेंस पास हो गया था। ओके, तो उसी दिन से ये रूल्स एप्लीकेबल हो गए थे। और वो रूल क्या थे? एकदम सिंपल थे कि तुम लोग का चार्ज अगर 30 दिन में रजिस्टर नहीं होता है तो दूसरी चीज क्या करोगे? चेक करो डेट क्या है, राइट? तो चार्जेस क्रिएटेड बिफोर
2 नवंबर आएगा एंड चार्जेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर आएगा, राइट? ये पता है तुम लोग को? अगर बिफोर 2 नवंबर है तो कितने दिन का एक्सटेंशन मिलता है? रजिस्टर इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन, बराबर? नॉर्मली कितने दिन में करना था? नॉर्मली तो 30 डेज में था। अगर 30 डेज में नहीं किया तो चेक करो कि तुम्हारा डेट ऑफ क्रिएशन क्या है। अगर ये कैटेगरी में आते हो तो ये वाला एक्सटेंशन, ऑन और आफ्टर वाला ये वाला एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, जो कि आज की तारीख में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कोई भी ये चीज में नहीं जा सकता, क्योंकि आज डेट क्या हो चुका है? वी आर इन 22, राइट? तो आज अभी जो रजिस्टर हो रहे हैं 2 नवंबर के बाद सबके लिए यही है। बट उस वक्त क्या हुआ था, जब 2018 आया ना, सॉरी मतलब ये जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया ना, उसने चार्जेस को चेंज कर दिया। कैसे किया पता है? कि अगर तुमने 30 डेज में नहीं किया तो रजिस्टर इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन। समझा? मतलब एडिशनल कितना दिन मिला? 30 डेज मिला। अभी यहां पे क्लैश हुआ। कैसे क्लैश हो रहा है? हम लोगों को क्लैश, इमेजिन करो आई एम एट 31 दिसंबर, नहीं 1 जनवरी 2019 को मैं बैठा हूं। आज डेट क्या है? 1 जनवरी 2019। मेरी कंपनी ने एक चार्ज क्रिएट किया था 1 नवंबर को, बराबर? मेरी कंपनी ने चार्ज कब क्रिएट किया? 1 नवंबर। नॉर्मली कितने दिन में करना था? किया नहीं। डेट क्या है आज? 1 जनवरी। 2 महीना हो चुका है, मतलब 30 डेज जा चुका है। मैं किस अजम्पशन में हूं बोलो? 300 डेज के अजम्पशन में हूं। सडनली लॉ बोलेगा नहीं थप्पा इन चलेगा। ये क्लैश हो रहा था क्योंकि देयर वर फ्यू कंपनीज व्हिच वर अंडर एन अजम्पशन के चलना 300 दिन है ना, कर देंगे। एंड सडनली तुम बोलोगे 60 दिन, अरे मेरा 60 दिन तो हो चुका है। नहीं नहीं, वो तो अलग है, 6 मंथ्स का बाद में आएगा, रुक जा। 6 मंथ्स तो वो 6 मंथ भी नाटक वाला है। अभी 6 मंथ्स का भी नाटक मैं बताता हूं। वो भी थोड़ा बनाने वाले ने क्यों ऐसा बनाया मुझे नहीं समझ रहा आज तक, कि जो 6 मंथ्स वाला पॉइंट इसके बाद आता है वो कभी कभी मिलता ही नहीं है। यू नो देयर इज पॉसिबिलिटी इसके नीचे एक्सटेंशन आता है 6 मंथ्स में, आएगा तब बताता हूं। एक्सटेंशन होने के बावजूद भी एक्सटेंशन नहीं है, बोलो। इमेजिन ऐसा होता है कि लॉ इज टेलिंग यू गेट 6 मंथ्स बट एज पर द कैलकुलेशन यू आर नॉट गेटिंग दैट 6 मंथ्स। तो ये जब अमेंड हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और इसको फिर सॉल्व किया ही नहीं, कंसिडरिंग कि अभी सब यही कैटेगरी में आ गए, इसलिए इसको फिर ऐसे ही प्रॉब्लम रहने दिया। वो निर्मला सीतारमन बराबर वही फेरफार करती रहती है, मेरा काम बढ़ाती है और कुछ नहीं। हर महीने कुछ ना कुछ अमेंड करती रहती है। एक दो बार तो ऐसा हुआ ना, मेरे को स्टूडेंट से ये भी अमेंड इतने अमेंडमेंट आते रहते, राइट? तो नॉर्मली बात करते हैं 60 डेज में ऑफ क्रिएशन। ये दोनों केस में क्या लगेगा पता है? एडिशनल फीस लगेगा। फ्री में नहीं होगा। फ्री में मतलब नॉर्मल फीस यहां पे हो रहा है, अगर इसमें जा रहे हो तो क्या लग रहा है? एडिशनल फीस लगेगा। सपोज तुमने इसमें भी रजिस्टर नहीं किया तो सेकेंड एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है? ये फर्स्ट एक्सटेंशन है, यहां पे भी सेकेंड एक्सटेंशन। सेकेंड एक्सटेंशन का कैसे मिलता है पता? रजिस्टर, देखो इधर वापस झगड़ा, इन 6 मंथ्स, कब से? कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अभी ये एक्ट कमेंस कब हुआ? 2 नवंबर 2018 से। तो 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है? और ऑर्डिनेंस 2018, जो भी बोलना है, राइट? अभी देखो एक डेट बताता हूं मैं तुम लोग मुझे बोलो कि व्हाट इज द नॉर्मल टाइम इफ आई हैव रजिस्टर्ड द चार्ज ऑन, सॉरी क्रिएटेड द चार्ज ऑन नवंबर के पहले क्या आता है? अक्टूबर, 1 अक्टूबर, चलो 15 अक्टूबर। तो मुझे कितने दिन में रजिस्टर करना था? 1 15 नवंबर तक करना था। मतलब अभी भी मेरे पास टाइम है। अभी तुम बोलो मैं बिफोर वाले कैटेगरी में आ रहा हूं। सपोज मैंने 15 नवंबर तक नहीं किया। 15 नवंबर समझना कैसे आया? वो 30 डेज वाला। अगर मैंने उस दिन में नहीं किया तो मुझे कितना दिन मिलता है? 300 डेज, मतलब एडिशनल 270 डेज, राइट? तो 270 डेज खत्म कब होएगा? चलो लेट अस से 15 अक्टूबर से 10 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं जून, 15th of June if I'm not wrong, शायद। लेट अस कंसीडर 10 मंथ्स खत्म हो रहा है 15th जून 2019 को। ध्यान से देखना, 15th जून 2019। देखो क्या हो रहा है, पहले 30 डेज,
मेरा चार्ज क्रिएटेड कब था? 15 अक्टूबर 18। फिर 30 डेज किधर आता है? 15 नवंबर 18। 300 डेज किधर आता है? 15 जून 19। बराबर ना, 19 हो जाएगा। अगर मैं 300 में नहीं करता तो ये मिलेगा एज पर द लॉ? ये तो है ही नहीं, ये ऑलरेडी गायब, इसके अंदर गायब हो चुका है। अगर देखोगे 6 मंथ्स खत्म कब हो गए? नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सेकंड, 1 मई को खत्म। 1 मई 19 को ये खत्म हो चुका है। तो पहले 6 महीना खत्म हो रहा है, बाद में 300 दिन खत्म हो रहा है। तो देयर आर फ्यू सिनेरियोस जहां पे ये 6 महीना होने के बावजूद भी नहीं मिलता, बट काफी सारे, अभी जैसे कि डेट है अगर बहुत पहले का तो मिल जाएगा 6 मंथ्स, वरना अगर जैसा लेटेस्ट डेट है, जैसा मैंने अभी बताया 15 अक्टूबर को ही हुआ है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट 6 मंथ्स, राइट? तो ये हो गया। इसकी बात करते हैं, अगर ये 60 डेज में नहीं किया तो इट इज वेरी इजी, व्हाट एक्सटेंशन यू गेट इज और एक बार 60 डेज मिलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट 60 में इधर लिखूंगा, नेक्स्ट 60। फीस की बात करते, इधर फीस कौन सा लगेगा? एडिशनल। इधर फीस कौन सा लगेगा? एड वेलोरेम लगेगा। व्हाट इज एड वेलोरेम फीस? परसेंटेज। जितना बड़ा लोन उतना बड़ा फीस आएगा, क्योंकि जो एड वेलोरेम होता है ना, ये परसेंटेज बेसिस पे होता है, ये टाइम्स बेसिस पे होता है। टाइम समझ में आता है, ट्वाइस, थ्राइस ऐसा, बट ये परसेंटेज बेसिस पे चला जाएगा। तुम्हारा लोन अमाउंट ज्यादा है तो इनटू परसेंटेज फीस भी ज्यादा आएगा। ओके, तो यहां पे ये पूरा होता है अपना रजिस्ट्रेशन। सिंपल है, समझा सब लोग को? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सब तुम लोग को आता ही है। एंड यू ऑल दोस थिंग्स यू हैव इन योर दिस नोट्स एज वेल, ठीक है? चाहिए तो कॉपी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो जरूरत है। करना है कॉपी, कर लो। पहले बोला होता तो अच्छा दिखता। खाली एक चीज मेंशन कर देना, वो फॉर्म का मैंने हटा दिया। इफ यू वांट यू कैन नेम इट फॉर्म CHG1 फॉर नो अदर देन डिबेंचर्स एंड 9 फॉर डिबेंचर्स। नॉर्मली रजिस्टर इट विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। एंड बाद में ये पूरा नाटक चालू। उसमें कुछ प्रोवाइजोज है, वो मैंने नहीं बताया, वी विल सी दोस प्रोवाइजोज बाद में। हो सकता है ना कुछ ऐसे पड़े होंगे अभी भी जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, सेक्शन 87 लग जाएगा इसके नीचे। मैं बताता हूं जब सेक्शन 87 आएगा ना। सी, ये क्या होता है, दिस इज द लास्ट बोलते ना एक्सटेंशन अवेलेबल विद अस। सपोज इसमें भी नहीं किया, फॉरगेट दैट, नहीं कर पाए, सपोज 15 जून तक भी नहीं किया, तो क्या? तो क्या? नहीं, अरे फिर भी मुझे रजिस्टर करना है। हाउ विल आई रजिस्टर? स्टिल आई वांट टू रजिस्टर, हाउ विल आई रजिस्टर? इसके आगे तो 77 खत्म हो गया, राइट? यहाँ पे 77 है नहीं, फिर मुझे 87 में जाना पड़ता है। 87 पता है? बताऊंगा। 87 में जाना पड़ता है। 87 में सीजी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, फिर सीजी मुझे अलाउ करता है। बताऊंगा वापस, कोई बात नहीं। बट तुम सीजी के पास जाओगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना तुमसे क्या गलती हुआ है, तुमसे ये गलती हुआ है कि तुमसे ये गलती हुआ है। दैट इज द रीजन वी स्टिल सी दिस इन बुक्स। क्योंकि 300 दिन तक नहीं किया, हो सकता है किसी कंपनी ने 2-3 साल तक चार्ज रजिस्टर ना किया हो, एंड दे करे यार रजिस्टर कर लेना चाहिए, तो उनके लिए प्रोविजन क्या है? गलती दिखानी पड़ेगी ना, इसलिए एक्ट में रखा गया है। एक्ट से हटा दिया तो उन लोग अपना गलती कैसे बताएंगे? अंडर विच प्रोविजंस वी हैव मेड अ मिस्टेक, इसलिए इसको रखा गया है। प्रैक्टिकली तो हर एक चार्ज का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है एज पर दिस शेड्यूल्स। ये जो टाइम है ना, किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर 1 नवंबर के पहले, चल वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ द चार्ज वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 नवंबर, जस्ट एक दिन पहले 1 नवंबर का चार्ज है, उसका भी 300 दिन खत्म किधर हो रहेगा? 2019 में तो खत्म ही हो गया रहेगा, राइट? 2 नवंबर से तो ये वाले लग जाएंगे। कोई ऐसा मनुष्य कम नहीं रहेगा जिसने 1 नवंबर को चार्ज क्रिएट किया और वो फिर ड्यू टू दिस अमेंडमेंट ये प्रोसीजर में आ गया, एंड उसने 300 दिन में किया ही नहीं, तो उसके पास अभी भी ऑप्शन है एज पर सेक्शन 87 कि वो रजिस्टर कर सकता है। तो सीजी को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा चार्ज 1 नवंबर का था, तो ये 300 दिन वगैरह सब एक्सपायर हो चुके हैं, तो नाउ अलाउ मी टू रजिस्टर द चार्ज। सीजी को CHG 8 फाइल करना पड़ता है एज पर सेक्शन 87, CHG 8। फिर सीजी ऑर्डर देता है, फिर ऑर्डर का कॉपी आरओसी को देते हैं, फिर आरओसी अपने को फॉर्म फाइल करने देता है। ऐसा होता है पूरा। दैट इज द रीजन इसको रखा गया है। नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी।
नॉर्मली सी इफ थिंग्स आर जेन्युइन वो दे देगा. एडिशनल फीस भर रहा है ना, बस पैसा आ रहा है, खत्म. बाकी रिजेक्ट करने का कोई, एज आई सेड, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो वो रिजेक्ट भी किस बेस पे करेगा? उल्टे का अपनी गलती सुधारने आया है तो सीजी थोड़ी मना करेगा.